तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स एक 2 डायमेंशनल फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट्स के सिंपल मिक्सिंग से बनता है। सिंपल मिक्सिंग से बनता है, या मैं बोल सकता हूं एक 3 लाइन सेगमेंट का सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है। कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड फिगर्स भी होते हैं, सिंपल क्लोज्ड फिगर्स भी होते हैं। सिंपल क्लोज्ड फिगर्स में ये पॉइंट होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, वहीं पे आपका तीसरा लाइन आके कांटेक्ट में आएगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, वहीं पे आपका एंडिंग पॉइंट भी होगा। ओके, मैं कुछ ट्राइंगल्स ड्रॉ करता हूं। आपको पता है ऑलरेडी कि कितने तरह के ट्राइंगल्स हैं, फिर भी मैं कुछ ट्राइंगल्स ड्रॉ कर देता हूं। एक ये सिंपल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस उसका थोड़ा छोटा हो गया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के अलावा जो साइड है बची हुई, अगर वो भी इक्वल हो जाती है तो वह आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल चले जाता है। फिर ट्राइंगल्स जो रेयरली यूज होते हैं, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, तो अगर क्लासिफिकेशन पे जाए तो अक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज, ये एक एंगल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरे पे जाए तो इक्विलेटरल, दिस वन वाज इक्विलेटरल, दिस वन एरो वन वाज आइसोसेलेस। अब राइट एंगल आइसोसेलेस हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट एंगल कभी इक्विलेटरल नहीं होगा, आइसोसेलेस हो सकता है। और ये एक स्केलीन ट्राइंगल है। स्केलीन ट्राइंगल को और भी दूसरे तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये इक्विलेटरल जैसा दिख रहा है, बट यू कैन ड्रॉ स्केलीन ऑल्सो। एक स्केलीन ट्राइंगल है। ओके, स्केलीज या स्केलीन जो भी आप बोलते हैं, तीनों साइड्स अनइक्वल। आइसोसेलेस में एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल, एटलीस्ट, प्लीज मार्क द वर्ड, एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल, एंड इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल। खैर, ये तो सिंपल बात हो गई। ये तो सिंपल बात हो गई ट्राइंगल्स के बारे में। अब कोई भी ट्राइंगल को अगर डिफाइन करना है कि ये ट्राइंगल ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो आपके हाथ में क्या चीजें हैं उसको डिफाइन करने के लिए? आपके हाथ में 2 चीजें हैं, इट्स 3 एंगल्स या फिर उसकी 3 साइड्स। उसके तीनों एंगल्स या फिर उसके तीनों साइड्स। यू कैन डिसाइड सम ऑफ दीज। ये 6 चीजें होती है एड अप होके, बट यू कैन डिसाइड सम ऑफ दीज। आपको ध्यान होगा 7th में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स करते थे, उसमें अगर तीनों साइड्स दी गई हैं तो तीनों एंगल्स नहीं दिए रहते थे। तीनों साइड्स दिए एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, और पूरी क्लास का वो ट्राइंगल यूनिक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। मतलब इफ यू डिसाइड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, if you decide the length of 3 sides, then the angle automatically gets fixed. मैं तीनों एंगल और तीनों साइड मन से डिसाइड नहीं कर सकता। या उसमें दिया हुआ था कि अगर 2 साइड और उसका इंक्लूडिंग एंगल, 2 साइड की लेंथ और इसका इंक्लूडिंग एंगल आप डिसाइड कर दो, तो बचे हुए 2 एंगल और एक साइड फिर फर्दर आप डिसाइड नहीं कर सकते। फिर एक 90 डिग्री के लिए था, एक 2 एंगल और उसका इंक्लूडिंग साइड के लिए था। तो ट्राइंगल्स में वैसे तो 6 चीजें हैं, ट्राइंगल्स में वैसे तो 6 चीजें हैं जो अलग अलग है। ट्राइंगल्स में वैसे तो 6 चीजें हैं जो अलग अलग है, उसके 3 एंगल्स और 3 साइड्स। बट व्हेन वी स्टार्ट डिसाइडिंग सम एट अ पॉइंट, द अदर थिंग्स गेट फिक्स्ड। जैसा अभी डिस्कस किया, अगर तीनों साइड्स किसी ट्राइंगल की डिसाइड कर दी, if you want to draw a triangle with 4 centimeter,
वन लेंथ 4 सेंटीमीटर, वन लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड अनदर लेंथ कुछ भी ले सकते हो 8 सेंटीमीटर। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि सम ऑफ द एनी टू साइड्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। यहाँ पे वो ध्यान हो रहा है, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो ये अगर 3 साइड्स मैंने डिसाइड कर दी तो अब मैं एंगल्स डिसाइड नहीं कर सकता कि इसके एंगल्स कुछ ऐसे रहने चाहिए। जो एंगल्स निकल के आएंगे इन तीनों साइड्स के वो हमको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इतना समझ में आया? तो लिखेंगे ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। लाइन और लाइन सेगमेंट पे अंतर होता है। बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स if अगली लाइन में if we consider a triangle ABC, if we consider a triangle ABC, then it has got 3 angles, namely angle BAC, ABC and angle BCA. And 3 sides, namely AB, AC and BC, and 3 sides, namely AB, AC and BC. आगे लिखेंगे it has also got 3 vertices, vertex A, vertex B and vertex C. It has also got 3 vertices, vertex A, vertex B and vertex C. इतना समझ में आया? रेस्पॉन्स दो। इतना समझ में आया? यस सर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, नॉट लिमिटेड टू ट्राइंगल्स। हाँ, यहां पे हम लोग ट्राइंगल्स के लिए पढ़ेंगे, बट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है? जब दो चीजें, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी आपको पता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल, दो चीजें इक्वल है ये आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स की हाइट इक्वल हो सकती है, दो स्टूडेंट्स का मास इक्वल हो सकता है, दो स्टूडेंट के पास नंबर ऑफ हैंड्स, वैसे सबके पास होते हैं, ये एग्जांपल हटा देते हैं, दो स्टूडेंट्स के पास नंबर ऑफ बुक्स इक्वल हो सकती है, नंबर ऑफ टी शर्ट्स इक्वल हो सकती है, नंबर ऑफ ड्रेसेस इक्वल हो सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग एक पर्टिकुलर चीज पे लगाते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि दो स्टूडेंट्स आर इक्वल, ये नहीं बोलते। दो स्टूडेंट इक्वल किस रेस्पेक्ट में है वो बोलते हैं। दीज टू स्टूडेंट्स आर एकेडमिकली इक्वल, और दीज टू स्टूडेंट्स आर इक्वली गुड क्रिकेट प्लेयर्स या इक्वली गुड फुटबॉल प्लेयर्स। कोई सी भी दो चीजों को इक्वल करने के लिए हम बहुत लिमिटेड, बहुत कंसाइज्ड चीज पे आ जाते हैं कि दोनों की हाइट इक्वल है, दोनों का मास इक्वल है, दोनों का नंबर ऑफ बुक्स इक्वल है। बट अगर दो चीजों को पूरा पूरा इक्वल बोलना है, पूरा पूरा इक्वल बोलना है मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में, और यहां पे ये कॉन्सेप्ट हटा देते हैं इक्वली गुड प्लेयर्स और उसका, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट में मतलब साइज की बात कर रहा हूं मैं, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट में मतलब साइज की बात कर रहा हूं मैं। ये मेरे नीचे चले गया, एक सेकेंड।
ईच एंड एवरी एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मतलब साइज, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मतलब उनका सिर्फ साइज। अगर दो चीजें हर एक तरीके से इक्वल हो, हर एक तरीके से इक्वल हो, तो वो कहलाती है कॉन्ग्रुएंट। मतलब देखो, जैसे एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट में तो सिर्फ लेंथ होती है, अगर दो लाइन सेगमेंट इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। बट अगर दो ट्राइंगल्स के सिर्फ करस्पॉन्डिंगली एंगल्स इक्वल हैं, दो ट्राइंगल्स हैं ABC और ट्राइंगल PQR, इसमें एंगल A है 30 डिग्री, एंगल B है 60 डिग्री एंड एंगल C है 90 डिग्री। इसमें एंगल P है 30 डिग्री, Q है 60 डिग्री एंड R है 90 डिग्री। तो इसके एंगल्स इक्वल है, जरूरी नहीं है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, एंड कितने एस्पेक्ट्स पता है हम लोगों को ट्राइंगल में? 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो ये 6 की 6 चीजें इक्वल होनी चाहिए, तब वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, उसके पहले नहीं। एग्रीड? उसके पहले वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ क्राइटेरियाज हमको मिल जाए कि अगर दो ट्राइंगल्स की ये 2 चीज, 3 चीज या 4 चीज इक्वल है तो बाकी की ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। ये क्राइटेरिया हो सकता है, बट वो क्राइटेरिया सीखने पड़ेंगे। आप सिर्फ एंगल्स के बेसिस पे नहीं बोल सकते, अभी आपको नहीं पता। साइड्स के बेसिस पे भी तब बोल सकते हो क्योंकि मैंने बोल दिया कि उनके एंगल्स फिक्स हो जाते हैं अगर 3 साइड्स हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, श्योर शॉट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वी नो द क्राइटेरिया। तो कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझ के देखिए। ये जो दो मेरे हाथ हैं ये ऑलमोस्ट कॉन्ग्रुएंट हैं, ये जो दो मेरे हाथ हैं ये ऑलमोस्ट कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंसी का प्रैक्टिकली चेक करने के लिए कैसे कर सकते हैं? अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं एंड इफ आई अलाइन देम प्रॉपरली, तो एक हाथ के पीछे दूसरा हाथ पूरा का पूरा छुप जाएगा, और तो और विदाउट चेंजिंग द अलाइनमेंट दूसरे हाथ के पीछे भी पहला हाथ पूरा का पूरा छुप जाएगा। ठीक है? उसी ओरिएंटेशन में ये मेरी फिंगर और ये हैंड कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मेरे हैंड ने मेरी फिंगर को तो छुपा लिया, बट पलट के देखोगे तो फिंगर पूरा हैंड को नहीं छुपा पाई। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए if two objects completely cover each other as to the behind object is not visible from both sides, then the two will be considered congruent. ये कॉन्ग्रुएंसी के जनरल प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। अगर दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं अगर दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो कंप्लीटली एक दूसरे के पीछे छुप जानी चाहिए। कंप्लीटली, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के पीछे छुप रही है और दूसरी पहले के पीछे नहीं छुप रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आई कॉन्ग्रुएंसी की मीनिंग? ये जो अभी मैंने समझाया इस पे कुछ लिख सकते हो। प्रैक्टिकली कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है अगर दो जो चीजें कॉन्ग्रुएंट चेक कर रहे हैं वो एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर ले, ओवरलैप कर दे कंप्लीटली फ्रॉम बोथ साइड्स, देन दे विल बी कंसिडर्ड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब मेरे को बताइए, ये दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट हैं, ये तो मुझे पता है, ये दोनों मेरे पाम्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये तो मेरे को पता है। बट अगर मैं ऐसे रखता हूं, अगर मैं दोनों पाम्स को ऐसे रखता हूं, तो फिर पीछे वाला दिखता है।
तो यहां पे वाई आंट दे शोइंग कॉन्ग्रुएंसी, आपसे आंसर चाहिए मेरे को। वाई आंट दे शोइंग कॉन्ग्रुएंसी? अगर दो कॉन्ग्रुएंट चीजें हैं, मैं उनको कुछ इस तरह से रखता हूं तो दे वोंट शो कॉन्ग्रुएंसी। क्यों? क्योंकि मैंने अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं करा है। मतलब जो पार्ट्स जिस पे आने चाहिए, मेरा थंब मेरे थंब पे आना चाहिए, मेरी फोर फिंगर पे आना चाहिए, सेंटर फिंगर पे आना चाहिए, ये रिंग फिंगर पे आना चाहिए, और लिटिल फिंगर पे आना चाहिए, तब ये एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड करेंगे। थंब राइट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड का थंब, उनको क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनिए, उनको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। उनको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अपनी कॉपी में टॉप पे लिख लीजिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अपनी कॉपी में टॉप पे लिख लीजिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो उनको किसी भी तरह से अलाइन कर दोगे नहीं चलेगा। एक ट्राइंगल को उसके वर्टेक्स के बेसिस पे नाम दिया जाता है। तो जिस ओरिएंटेशन में उसके वर्टेक्स जमे हुए हैं, ABC हो, CAB हो, BCA हो, कुछ भी हो, जिस ओरिएंटेशन में उसके वर्टेक्स जमे हुए हैं, तो वो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग है, दूसरा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को भी उसी ओरिएंटेशन में लिखना पड़ेगा। ये जो मैंने बोला ये आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी ध्यान रखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको क्लियर हुआ होगा। व्हाट आर बेसिकली करस्पॉन्डिंग पार्ट्स? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको क्लियर हुआ होगा। व्हाट आर बेसिकली करस्पॉन्डिंग पार्ट्स? और मैं समझा देता हूं एक बार। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, नेमली ABC, this is 5 centimeter, this is 5.5 centimeter and this is 6 centimeter, और एक दूसरा ट्राइंगल है PQR। आप देख सकते हैं इनको अभी करस्पॉन्डिंगली नहीं जमाया गया है, बट अगर मैं इनकी लेंथ लिखने जाऊंगा, PQ 5 सेंटीमीटर, QR 5.5 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर, तो पहले ट्राइंगल का AB किसके बराबर है? पहले ट्राइंगल का AB PQ के बराबर है। पहले ट्राइंगल का AC किसके बराबर है? पहले ट्राइंगल का AC PR के बराबर है। पहले ट्राइंगल का BC किसके बराबर है? पहले ट्राइंगल का BC QR के बराबर है। तो हमको इसी ओरिएंटेशन में लिखना पड़ेगा। इसी ओरिएंटेशन में लिखना पड़ेगा मतलब अगर मैं इसको लिखता हूं ट्राइंगल ABC, तो पहले मैंने लिखी साइड AB, फिर साइड BC, तो AB किसके बराबर है? PQ, और BC किसके बराबर है? QR। तो दूसरे ट्राइंगल को मेरे को इस ओरिएंटेशन में लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बीच में मैं इक्वलिटी और कॉन्ग्रुएंसी, इक्वलिटी का एक अपर पार्ट होता है, इसलिए इसको डिनोट करते इक्वलिटी और ऊपर इस तरह का साइन, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी को डिनोट करते इक्वलिटी और ऊपर इस तरह का साइन, वेव जैसा छोटा सा साइन, कर्व्ड डैश जैसा साइन, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी इक्वलिटी से बढ़कर होता है। इक्वलिटी इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, तीनों एंगल्स इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब समझे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर मैं यहां पे लिखूं
तो मैं लिखूंगा P वर्टेक्स करस्पॉन्ड्स टू A वर्टेक्स, या मैं नीचे कॉन्ग्रेंसी जो लिखा है, कॉन्ग्रेंसी इक्वलिटी जो लिखी है उसके थ्रू भी बोल सकता हूं P वर्टेक्स इज इक्वल्स टू A वर्टेक्स। P वर्टेक्स करस्पॉन्ड्स, ये एरो का मतलब करस्पॉन्ड्स है। और फिगर में भी आप देख के बता सकते हैं, अगर आप पी क्यू आर को घुमाए और फिर एबीसी पे स्टिक करें ताकि वो पूरा हाइड कर दे एबीसी को, और एबीसी दूसरे साइड से एबीसी पी क्यू आर को हाइड कर दे, तो कौन सा वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स पे जाएगा? तो P A पे जाएगा, Q B पे जाएगा और R C पे जाएगा। आप फिगर में से भी देख सकते हैं और नीचे जो इक्वलिटी लिखी है उसमें से भी देख सकते हैं। अभी फिगर में से देखें, वो बेटर है। इसको अपनी कॉपी में बना लेंगे, फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, जल्दी से बना लीजिए। देखिए यहां पे मैंने बोला तो था कि 6 के 6 पार्ट्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए, पर मैंने सिर्फ साइड्स इसलिए बताई क्योंकि जब साइड्स हम लोग फिक्स कर देते हैं तो एंगल्स ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं, उतना आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लिखिए इसमें नोट इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर पहले से कोई दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स corresponding parts are equal and we write in short C dot P dot C dot T, CPCT, which is the abbreviation for corresponding parts of congruent triangles. CPCT, which is the abbreviation for corresponding parts of congruent triangles. और ये जो corresponding parts of congruent triangles है, इसका मतलब है, अगर CPCT लिखा है इसका मतलब है if the given triangles are congruent, if the stated triangles are congruent, then their corresponding parts will be equal. चलें आगे। अब सबसे पहला क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब 6 के 6 पार्ट्स इक्वल होंगे, बट 6 के 6 पार्ट्स, 3 लाइंस और 3 एंगल्स को इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी कोई सी दो साइड्स इक्वल हो,
अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी कोई सी दो साइड्स इक्वल हो, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, अगर किसी दो ट्राइंगल्स की कोई सी दो साइड्स इक्वल हो और उनका इंक्लूडेड एंगल, जो दो साइड्स की बात कर रहे हो वो दोनों मिला के जो एंगल बना रही हैं, उन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो एंगल बन रहा है उनका इंक्लूडेड एंगल, हियर नेमली बी एंड क्यू, इसको लिखेंगे कैसे, हियर इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, कोई सी भी दो साइड्स हो सकती है, एंड इंक्लूडेड एंगल दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, then the two triangles will be said to be congruent. will be said to be congruent मतलब इतना हो गया तो you can say that AC will be equal to PR, angle P will be equal to angle A and angle C will be equal to angle R. ओके, सिंपल सा फंडा है, 7th पे भी पढ़ा है. स्टेटमेंट लिख लीजिए, two triangles are said to be congruent if two sides and the included angle of the one triangle and the included angle of one triangle, ये तीनों चीजें, दो साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, फिगर में देख के समझ सकते हैं, ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए बी सी एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल, ये तीनों चीजें आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग को अंडरलाइन करेंगे, टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स and the included angle of another triangle, corresponding sides and the included angle of another triangle. corresponding को underline करेंगे, जहां पे आप corresponding वर्ड से बहुत फैमिलियर हो गए, अच्छे से डाइजेस्ट हो गया corresponding वर्ड, आपको कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से समझ में आ जाएगा. हाँ प्रियांशी, corresponding sides की बार-बार रिपीट करें ना. to the corresponding sides and the included angle of other triangle and the included angle of other triangle. लिखा. चलिए इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं. ये जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, दिस इज बेसिकली द गिवन पार्ट. वी हैव बीन गिवन फॉर द टू गिवन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर दैट ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, सॉरी ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू. या पूरा बोलना है तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू आर. टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ये क्वेश्चन गिवन है. इसका प्रूफ जो कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक पार्ट बताया ना, बेसिक डेफिनेशन बताई थी, उससे आएगा. जैसे ही आप इन साइड्स को फ्रंट मतलब पी क्यू आर को ए बी सी पे करस्पॉन्डिंगली रख दोगे, वैसे वैसे आपको साइड्स इक्वल मिलने लग जाएगी. साइड्स इक्वल मिलने लग जाएगी, इसलिए हम लोग कंक्लूड करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. तो इसके प्रूफ में ऐसा कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली दिया है, सिंस ए बी इज इक्वल टू डी ई
and if we overlap the two triangles, so B falls on Q, AB is equals to PQ, so B falls on Q, and angle B is equals to angle Q, so BC fall along QP, और फिर इक्वल करके प्रूव कर दिया, इक्वल करके छोड़ दिया। तो इसका कुछ ऐसा बेसिक डेफिनेशन नहीं। कौन सा क्राइटेरिया हुआ ये? दिस क्राइटेरिया इज नोन एज SAS क्राइटेरिया। तो इसको हम लोगों को एम्पेरिकली मानना पड़ेगा या ज्योमेट्रिकली मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है। बाकी जो आगे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज आएंगे उनके प्रूफ्स रहेंगे, प्रॉपर प्रूफ्स रहेंगे। तो ये SAS क्राइटेरिया आपको समझ में आया? चलो इसमें अब अगला थ्योरम 1 पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि कोई अगर एक गिवन ट्राइंगल है, कोई अगर एक गिवन ट्राइंगल है तो उसमें अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इन दो साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये जानते हैं आप, ये यूज करते आए हैं आप 8th क्लास में, 7th क्लास में आपने उसको यूज करा है। बट हमको यहां पे प्रूफ करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। ट्राइंगल चैप्टर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको बट ऑब्वियस लगेंगे कि ये तो ऑब्वियस सा है, क्योंकि आप पहले से उनको यूज करते आए हैं, तो आप उनको रूल समझने लगे कि ऐसा होता है। बट मैथमेटिक्स में एक दो चीजें ही बेसिक रूल होते हैं, बाकी सब उनसे डिराइव्ड होते हैं। जैसे SAS क्राइटेरिया एक बेसिक रूल के तरह अभी बताया है ना, उसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया है। बट ये वाला जो क्वेश्चन है कि अगर एक ट्राइंगल है उसमें जो भी एंगल्स इक्वल हैं, 2 या 3, इसमें 3 ले लो, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी तीनों की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगी, इनकी तीनों की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगी। या 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगी। यू नो कि इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, बट वो प्रॉपर्टी प्रूव करना है यहां पे, समझे? तो थ्योरम लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखिए, the angles opposite to two equal sides of a triangle are equal. The angles equal to two opposite sides of a triangle are equal. ये स्टेटमेंट है। इसके प्रूफ के लिए इस स्टेटमेंट में सबसे पहले गिवन सॉर्ट आउट करके लिखिए। इस स्टेटमेंट के हिसाब से गिवन क्या है वो लिखिए इक्वेशन फॉर्म में, फॉर विच यू विल नीड अ फिगर। The angles opposite to two equal sides of a triangle are equal. तो इसमें गिवन क्या हो गया? 2 equal sides। तो हम लोगों को गिवन है AB is equals to AC for in triangle ABC, AB is equals to AC। प्रूफ क्या करना है? To prove angle B is equals to angle C, या पूरा लिखना हो तो angle ABC is equals to angle ACB। फिगर में जब मैं साइड्स बोलता हूं तो फिगर में देखेंगे। ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए ABC ट्राइंगल में हमने एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्ट
AD, construct AD the angle bisector of A. Construct AD the angle bisector of A. A का एंगल बाइसेक्टर AD आपने कंस्ट्रक्ट किया. ओके, कंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से करना पड़ता है, तो पहले सिर्फ टीचर की सुनेंगे कितना कंस्ट्रक्ट किया, मन से कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. जैसे मैं यहाँ पे AD एंगल बाइसेक्टर और मिड पॉइंट दोनों कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता था, या एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर टू D वो भी दोनों कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड होते हैं. कंस्ट्रक्शन में एक चीज ले सकते हो कंसिडरेशन में, दो चीजें नहीं ले सकते कि ऐसा भी हो जाए ऐसा भी हो जाए, नहीं तो दो चीजें जनरली कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता. खैर वो समझेंगे आगे. तो यहां पे पहले कंस्ट्रक्ट किया, जैसे ही कंस्ट्रक्ट किया वी गॉट टू ट्राइंगल्स नेम्ड, फिगर में देखेंगे ABD एंड ACD. अगर ABD और ACD, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको SAS क्राइटेरिया पता है, अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो वो दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे और B और C इक्वल हो जाएगा. देखिए कैसे. इन ट्राइंगल in triangle ABD and triangle ACD क्या क्या इक्वल है. AB is equal to AC, करस्पॉन्डिंग पार्ट ध्यान से रखना है. AD, ABD ट्राइंगल का AD और ACD ट्राइंगल का AD दोनों कॉमन साइड है, कॉमन साइड, और ये ऊपर वाला गिवन था, गिवन इन क्वेश्चन, ये दोनों इक्वल है. और इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल, मतलब फिगर में देखिए AB और AD, AB और AD का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, एंगल BAD. और AC, फिगर में देखिए AC और AD का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, एंगल CAD. ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है. क्यों? कंस्ट्रक्शन, एंगल बाइसेक्टर बनाया था. क्यों? कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर बनाया था. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसको देख के हम बोल सकते हैं बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल. बट यहां पे हमको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखने पड़ेंगे. पॉइंट A पे जाएगा, BC AC पे जाएगी, तो B C पे जाएगा और D D पे ही रहेगा. तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से ट्राइंगल का सीक्वेंस लिखना पड़ेगा. ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A के करस्पॉन्डिंग कौन सा ट्राइंगल, कौन सा पार्ट है, A ही है. B के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, सॉरी ये D होगा, ABD. A के करस्पॉन्डिंग A है, B के करस्पॉन्डिंग C है, और D के करस्पॉन्डिंग D ही है. तो ABC ABD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ACD ट्राइंगल. और फिर CPCT से आप लोग लिख सकते हो, बाय CPCT वी कैन राइट एंगल A के बराबर, एंगल B एंगल C के बराबर, एंगल D के बराबर, अलग अलग ट्राइंगल्स का. मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, एंड एक्सेट्रा. और फिर BD इज इक्वल टू DC भी लिख सकते हो. पर अपन को काम क्या है, सिर्फ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, इसलिए B और C करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. बताइए समझ में आता है?
बोलिए जल्दी, समझ में आता है यस सर। दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को? अगर समझ में आता है तो इसी का एक्सटेंशन अगर हमको गिवन हो, अगर हमको गिवन हो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, फर्स्ट केस में हमने दो साइड्स ली जो इक्वल थे और उनके दो एंगल्स को इक्वल प्रूव किया। अगर इसी का एक्सटेंशन हो तो प्रूव करके बताइए कि इफ in the given triangle AB is equals to AC is equals to BC, then prove that angle A is equals to angle B is equals to angle C. ट्राई कीजिए। मैं हिंट दे देता हूं, इसको होमवर्क में करेंगे। जैसे आपने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करके ये दोनों इक्वल प्रूफ करे, उसी तरह से दूसरी एल्टीट्यूड ड्रॉ करके, एल्टीट्यूड नहीं सॉरी एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके दो एंगल्स इक्वल प्रूव करे, उसी तरह दूसरा एंगल दूसरे वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर करके दो और एंगल्स इक्वल प्रूव कर दीजिए, तो फिर आप सॉर्ट कर सकते हैं कैसे होगा आगे। ओके, अब एक वर्ड है, इसका मीनिंग मेरे को बताइए। Corollary. What do you mean by the word corollary? What do you mean by the word corollary? ये जो आपने थ्योरम लिखी ऊपर, इसका एक कोरोलरी बनता है। मैं वो स्टेटमेंट बता देता हूं, उसके बाद आप मेरे को मीनिंग बताइए कोरोलरी का। Each angle of an equilateral triangle, equilateral triangle मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, each angle of an equilateral triangle is 60 degrees. This is corollary of the theorem we just wrote. Each angle of an equilateral triangle is 60 degrees. कोरोलरी का मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट दिया है उसको अगर आप दूसरे तरह से देखें तो क्या निकल के आता है, और एक्स्ट्रा कंक्लूजन्स क्या निकल के आते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ कोरोलरी। ओके, इसमें दूसरे कंक्लूजन्स क्या निकल के आते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ कोरोलरी। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD given that BD is equals to CD is equals to 5 centimeter. BD is equals to CD is equals to 5 centimeter and angle ADB is equals to angle ADC. जो खुद से फिगर बना पाए वो खुद से बना ले, बाकी के स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैं फिगर बना देता हूँ। क्वेश्चन फिगर दोनों आपके सामने हैं, देखते हैं कौन कर पाता है। You have got 3 minutes.
चलिए, हो गया होगा। हो गया होगा आपसे। फिर भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे गिवन से। गिवन जो जो क्वेश्चन में गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। दूसरा, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अब इस पॉइंट पे सोचेंगे कैसे आगे करना है, थ्योरम सोचेंगे, थ्योरम क्या लग सकती है, और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, बहुत क्लियर है यहाँ पे कि SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा। प्रूफ में इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD BD is equals to DC given AD is equals to AD common side and angle ADB is equals to angle ADC given.
so the two triangles are congruent by so the two triangles are congruent by SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे हमसे सिर्फ दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे ये पूछा था। अगर दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कुछ साइड्स इक्वल पूछते, कुछ एंगल्स इक्वल पूछते, तो इससे एक स्टेप और आगे आ जाती बाय CPCT। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन फिगर, पहले मैं फिगर बना देता हूं। फिगर को देख लीजिए ध्यान से। इन द गिवन फिगर O is मिड पॉइंट। फिगर में देखेंगे O को, O is मिड पॉइंट ऑफ, फिगर में देखेंगे ऑफ AB एंड CD। प्रूव दैट AC is equals to BD and AC पैरेलल टू DB। दो चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। शुरू कीजिए। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, फिर जो चीज प्रूव करनी है वो लिखेंगे, थ्योरम सोचेंगे, फिगर को ध्यान से देखेंगे, वो थ्योरम में वो फिगर कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है वो देखेंगे, और फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। शुरू कीजिए। 5 मिनट्स देखते हैं किसके होता है सबसे पहले। 5 मिनट सफिशिएंट टाइम दिया है, क्योंकि उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी लग रही है, वो आपको क्लिक करनी चाहिए। है तो 2 मिनट का क्वेश्चन, बट 5 मिनट्स कीजिए आराम से।
हुआ हुआ प्रियांशी क्वेश्चन हुआ? हाँ कर रही हूँ। बाकी दोनों स्टूडेंट्स, देवाशीष, अथर्व, थ्योरेटिकल ज्योमेट्री शुरू में थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये नई चीज़ है, बाद में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब चीज़ें विजुअलाइज होने लगती है, चीज़ें दिखने लगती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फटफट दिखते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स फटफट दिखते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जिन बच्चों को अभी अच्छा नहीं लग रहा है उनको लगने लगेगा 2-3 क्लास के बाद। हैव पेशेंस। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बाकी बाकी स्टूडेंट्स, देवाशीष, दोनों रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, हुआ कि नहीं हुआ। चलो देखिए, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, आपको वापस से खुद से करना रहेगा। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस देखा नहीं है, मैंने सिर्फ ट्राइंगल्स के नाम लिख दिए हैं। मेरे को नहीं पता AD के करस्पॉन्डिंग है, मेरे को नहीं पता, मैं देखूंगा वो आगे। इन दीज टू ट्राइंगल्स as O is the midpoint of OB, of
ए बी का अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के अबाउट दोनों इक्वल होंगे. दिस इंप्लाइज या देयरफॉर AO इज इक्वल्स टू BO एंड O is the midpoint of CD. O is the midpoint of CD. O is the midpoint of CD. ये बोर्ड बिखर क्यों जाता है बार बार. O is the midpoint of CD. So this implies CO is equals to DO. ठीक है. एट O वर्टेक्स है और वर्टेक्स के अबाउट दो लाइंस मूव हो रही है, दो लाइंस है. तो एट O एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब ये जो दोनों ट्रायंगल ऐसे बन रहे हैं ना, ये ऐसे फोल्ड होके इक्विलेटरल नहीं होंगे, इनको घुमा के इक्विलेटरल करना पड़ेगा. उसको समझने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट समझिए. उसको अच्छे से समझने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स समझिए. यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, क्योंकि AO BO के इक्वल है, तो A करस्पॉन्ड्स टू B एंड C करस्पॉन्ड्स टू D एंड O करस्पॉन्ड्स टू O. तो जो एक्चुअल कॉन्ग्रुएंसी होगा वो ये ना होके ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A का करस्पॉन्डिंग क्या है B, O का O और C का D. ट्राइंगल AOC करस्पॉन्ड टू BOD. अब क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग हैं तो बाय CPCT we can write AC is equals to BD. AC is equals to BD. एंड दोनों को पैरेलल बताने के लिए फिगर में देखिए, अगर मेरे को AC और BD को पैरेलल बताना है तो मैं एंगल A और एंगल B को इक्वल बता दूं तो पैरेलल हो जाएंगे. दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल जा रही है. अगर इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे. दो लाइन से AC, फिगर में देखिए AC और BD, और एक ट्रांसवर्सल जा रही है AB. अगर एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल हो जाएंगे तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे से. सो बाय CPCT BD इज इक्वल्स टू AC तो लिख दिया, एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. देयरफॉर AC parallel to BD as alternate interior angles are equal. पूरा लिख देंगे, अभी पेज में नहीं आ रहा. alternate interior angles are equal. समझ में आया? समझ में आया? होमवर्क में क्या क्या करेंगे? होमवर्क में थ्योरम 1 को वापस प्रूफ करेंगे. उसके दोनों चीजें, एक चीज तो होमवर्क में ही जो मैंने प्रूफ करवाई वो भी, और ये जो दो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स किए ये करेंगे. उसके अलावा जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 है उसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इतना करेंगे. ये हार्डली 40 मिनट्स का होमवर्क है. मैं क्लासरूम पे एक पोस्ट खोल रहा हूं, वहां पे सब लोगों का होमवर्क सबमिट होना चाहिए कल क्लास के पहले. मैं क्लास में चेक करूंगा. मैं आपके सामने ही खोल देता हूं क्लासरूम पे पोस्ट.